गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने संसद की विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्य विधेयकों के संबंध में पढ़ा कि सामान्य विधेयक किस प्रकार कानून निर्माण के चरण से गुजरते हैं एवं अधिनियम बनते हैं। आज हम इसके अंतर्गत धन विधेयक एवं वित्त विधेयक के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार धन विधेयक जो है वो संसद में पारित होता है या ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जो धन विधेयक के संबंध में रखी गई हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 110 है वह धन विधेयक को परिभाषित करता है। प्राय यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक को परिभाषित करता है। इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित कोई भी उपबंध है, जैसे किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, अर्थात किसी कर को लगाना या उसे हटाना या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना, या फिर भारत सरकार की जो संचित निधि है उसमें से धन का विनियोग करना। ये सभी जो है वो धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। धन विधेयक कुछ मायनों में विशिष्ट है, किन मायनों में वो हम देखते हैं। धन विधेयक को सबसे पहली बात कि लोकसभा में राष्ट्रपति की संस्तुति पर ही प्रस्तावित किया जा सकता है, अर्थात नंबर 1 जो धन विधेयक होते हैं वे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर आधारित होते हैं एवं धन विधेयक को पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। जिस प्रकार साधारण विधेयक किसी भी सदन से प्रस्तावित किए जा सकते हैं, ऐसा उपबंध धन विधेयक के संबंध में नहीं है। धन विधेयक के अंतर्गत जो धन विधेयक है वह पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, और यदि इस बात को लेकर विवाद हो कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ऐसे में किसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वह अंतिम माना जाएगा। अतः धन विधेयक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे धन विधेयक का संबंध जो है वो अनुच्छेद 110 में उल्लेखित विषयों से है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर आधारित होते हैं। जो धन विधेयक हैं वह पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का ही अंतिम होता है, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब हम देखते हैं कि धन विधेयक किस प्रकार पारित होते हैं। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में उनकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा जो है उसमें संशोधन नहीं कर सकती, केवल संशोधनों की सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि वह उस धन विधेयक को 14 दिन के भीतर पुनः लौटा दे। यदि वह ऐसा नहीं करती है तब भी राज्यसभा से उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोई भी धन विधेयक जो है उसके पारण में राज्यसभा की भूमिका मात्र निलंबकारी होती है, वह भी मात्र 14 दिन के लिए, कि वो मात्र 14 दिन का ही विलंब उसमें कर सकती है, और यदि उसके बाद भी वो उस विधेयक को नहीं लौटाती है तो वह स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिन में लौटा देती है, लोकसभा उसे सिफारिशों के साथ अथवा सिफारिशों के बिना भी स्वीकार कर सकती है, और ऐसा माना जाएगा कि दोनों सदनों ने उसे पारित कर दिया है। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित या ये कहा जाए कि ना के बराबर है। इसके बाद चरण आता है राष्ट्रपति की अनुमति का। धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह या तो अपनी स्वीकृति दे देता है या फिर उसे रोक कर रख सकता है, लेकिन धन विधेयक को किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। तो ये तो था धन विधेयक। अब हम पढ़ते हैं वित्त विधेयक के संबंध में, और साथ ही ये पढ़ते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। तो आइए चलते हैं वित्त विधेयक की ओर। वित्त विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसका संबंध धन संबंधी विषयों से होता है, अर्थात जो वित्त विधेयक है वह ऐसा विधेयक है जिसमें जो अनुच्छेद 110 में उल्लेखित एक या अधिक विषयों के साथ साथ साधारण जो कानून निर्माण के उपबंध हों उससे भी उसका संबंध हो सकता है।
धन विधेयक के समान वित्तीय विधेयक भी लोकसभा में ही आरंभ हो सकते हैं और वे भी राष्ट्रपति की जो पूर्वानुमति होती है उसी पर आधारित होते हैं। इसके अलावा यदि आप देखें तो जो वित्त विधेयक है और जो धन विधेयक है उसमें ये समानता होती है कि जो वित्त विधेयक है वो भी धन विधेयक के समान ही लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं पहले, और ये भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर आधारित होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक वित्त विधेयक साधारण विधेयक ही होता है और वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देना या न देना राष्ट्रपति का बिल्कुल सामान्य विधेयक की तरह ही होता है। तो ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि वित्त विधेयक और जो धन विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक केवल 2 मायनों में ही या 2 शर्तों के साथ ही धन विधेयक के समान होता है। बाकी अन्य में जो भी प्रक्रिया फॉलो की जाती है, जो भी प्रोसेस फॉलो किया जाता है, वो साधारण विधेयकों के समान ही होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के संविधान संशोधन विधेयक की। संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और इस संबंध में संसद की शक्ति का वर्णन किया गया है। इसे संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की जो पूर्वानुमति होती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। इस विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत अर्थात सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। और जैसा कि हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं, संयुक्त जो बैठक होती है, जो संयुक्त अधिवेशन होता है, उसका प्रावधान मात्र साधारण विधेयकों के संबंध में है। धन विधेयक अथवा जो संविधान संशोधन विधेयक है उसके बारे में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अंत में इस प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति यदि इस पर अपनी अनुमति प्रदान कर देते हैं तो वह विधेयक जो वह जो संविधान संशोधन विधेयक है वह पारित हो जाता है। संविधान संशोधन विधेयक में यदि आप देखें तो दोनों ही सदन अर्थात लोकसभा अथवा राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वह समान है, क्योंकि इसे किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। और दूसरा ये कि यदि राज्यसभा किसी भी संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा से असहमत हैं तो उस विधेयक संविधान संशोधन विधेयक का भविष्य वहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसका दोनों ही सदनों से पृथक पृथक पारित होना आवश्यक है और गतिरोध की स्थिति में किसी भी प्रकार के जो संयुक्त अधिवेशन है उसका प्रावधान नहीं है। अब हम छोटे संक्षिप्त में बात कर लेते हैं जो संयुक्त अधिवेशन है उसके बारे में। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो संयुक्त अधिवेशन है उसका जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। यदि किसी विधेयक के एक सदन में पारित हो जाने के बाद उसे जब दूसरे सदन में भेजा जाता है तो यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है या उनमें कुछ ऐसे संशोधन कर देता है जिससे पहला सदन असहमत हो या विधेयक दूसरे सदन में 6 महीने तक लंबित हो, तो इन तीनों ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं है। इस बात को हम पूर्व में बात कर चुके हैं। यह मात्र साधारण विधेयकों के संबंध में है और जो संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त जो बैठक होगी साधारण विधेयकों के संबंध में, तब जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। यदि संयुक्त अधिवेशन के अंतर्गत विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो वह दोनों सदनों में पारित समझा जाएगा। और अभी तक भारत में केवल 3 बार ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि संसद की विधायी प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार से जो साधारण विधेयक हैं वे पारित होते हैं या किस प्रकार से जो धन विधेयक और वित्त विधेयक है उनके अंतर्गत क्या क्या प्रक्रिया संबंधी विभेद है और साथ ही किस प्रकार से संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पारित किए जाते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।